जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन के बारे में, इससे संबंधित समस्थानिकों के बारे में। तो जिसमें से हम पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो पढ़ लिए हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक में पहला पढ़ना था प्रोटियम के बारे में, उसके बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं समस्थानिक का कौन सा भाग पढ़ेंगे, तो समस्थानिक का दूसरा भाग पढ़ने वाले ड्यूटेरियम के बारे में। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, चलते आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारे क्या है, तो हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, ड्यूटेरियम के बारे में क्या पढ़ना है, ड्यूटेरियम का बात कर लेंगे। ड्यूटेरियम का खोज किसने किया, तो ड्यूटेरियम का जो खोज किए थे यूरे ने किया था, बिग बैंड ने किया था, मर्फी ने। और इसका जो खोज हुआ था तो कितना ईस्वी में हुआ था, तो 1931 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, खोज हुआ था। तो याद रखना होगा कि बोलेगा कि ड्यूटेरियम का खोज किसने किया, तो ड्यूटेरियम का खोज यूरे ने किया था, बिग बैंड ने किया था, मर्फी ने। और कब खोज हुआ, तो 1931 ईस्वी में। याद रखना होगा ये खोज कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। खोज कब हुआ, 1931 ईस्वी में। आगे हम बात कर लें कि ठीक है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो कह सकते हैं इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। तो भारी हाइड्रोजन किसे कहा जाता है, तो ड्यूटेरियम को किसे कहा जाता है, ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह जलने पर भारी जल बनाता है, मतलब यह जलेगा तब कैसा बनाएगा, भारी जल बनाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मान लेते हैं D2 प्लस O2, जब ये दोनों जलेगा तब बनाएगा क्या, भारी जल बना देगा। तो D2O बनाएगा, डिट्रक्स ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, डिट्रक ऑक्साइड। इसे संतुलित कर दिए तो यहाँ 2 दूनी 4, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर D2 कितना 4 हो गया, यहाँ D2 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब है ये जलने पर क्या बना देता है, ये भारी जल बनाता है, डिट्रक्स ऑक्साइड। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। ठीक है, D2O इसका सूत्र होता है, डिट्रक्स ऑक्साइड। बात कर लें कि ड्यूटेरियम जो होता है इसका संकेत किस रूप में, इसे किस रूप में लिखा जाता है, तो H2 प्लस H1, या इसे D से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, H2, ठीक है, 2H, ठीक है, 1 के रूप में। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ हम समझने वाली बात कहते हैं कि H1 जो है यहाँ पर परमाणु है, H1 यहाँ क्या है, परमाणु है। और यहाँ पर 2 जो है, 2 हमारे यहाँ पर क्या है, तो 2 जो है परमाणु द्रव्यमान है। अगर बात कर लें कि ड्यूटेरियम का अणुसूत्र के बारे में, इसका अणुसूत्र जो होता है D2 होता है। क्या होता है, D2। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन ड्यूटेरियम, तो याद रखना D2H1, ठीक है, ये होता है ड्यूटेरियम का, ठीक है, ड्यूटेरियम का रूप होता है। अब बात कर लें कि ड्यूटेरियम के इस एक जो होता है इसे क्या कहते हैं, ये परमाणु, और इस वाले भाग को हाइड्रोजन, आई वाला जो होता है हम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, परमाणु भाग। बात करें तो इसका तो कुछ संरचना को समझते हैं। तो संरचना देखिए, परमाणु का जो सेल होता है इस प्रकार से होता है, और इन्हीं सेल के बीच वाले भाग में ये नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। और नाभिक में ही क्या पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये जो नाभिक है, इसी नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना, इसकी जब संरचना देखेंगे तो आपको पता है कि H1 जो है, यहाँ H1 जो है, और ठीक है यहाँ पर जो 2 है, तो इसका मतलब है 1 का मतलब है परमाणु संख्या, 2 का मतलब परमाणु भार। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कि प्रोटॉन कितना है, तो हम लोग प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या, तो यहाँ देखिए आप लोग को पूरा द्रव्यमान संख्या निकालने, तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो परमाणु के अंदर, कहाँ, परमाणु के भीतर जो नाभिक होता है वहीं पर परमाणु का, ठीक है, धन आवेशित होता है, और उसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं इसका कुछ जो फार्मूला होता है, Z बराबर P प्लस N होता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर प्रोटॉन का अगर बात करें, अब यहाँ देखिए यहाँ पर 1 जो है हमारे पास प्रोटॉन है, और प्लस न्यूट्रॉन हमको पता नहीं है। अब हमको न्यूट्रॉन निकाल देना है, तो Z का मान हमको पता है, यहाँ पर कितना है, 2 है। अब न्यूट्रॉन जब निकालना होगा तो प्लस में जाएगा माइनस में, तो 2 - 1 बराबर क्या है, N हो जाएगा। जब इसको निकालेंगे तो N बराबर जो निकल के आ जाएगा, ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो 1। कहने का मतलब है कि ड्यूटेरियम में जो क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या 1 होगी, और ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 होगी, और प्रोटॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी,
एक हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रोटॉन की भी संख्या एक और न्यूट्रॉन की भी संख्या एक। आपको पता है कि प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तब बात कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, इसका एक होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एक। तो इस प्रकार से ड्यूटेरियम दिखेगा। अगर बात कर लें यहाँ पर आगे कि इसका अणुसूत्र D2 होता है। अगर बात करें इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी, एक होगी। परमाणु संख्या कितना होगा, एक। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कही जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक जो है इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। बात करें कि परमाणु द्रव्यमान इसका कितना, तो देखिए ये परमाणु संख्या एक था, ये परमाणु द्रव्यमान है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 2। तो इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो 2 होती है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 2, परमाणु संख्या कितना होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगी, 1 होगी। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि इसका आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान जो होता है, तो इसका आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान जो होता है 2.014102 के बराबर होता है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कभी एग्जाम में कि आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान ड्यूटेरियम का कितना होता है, तो बोलेंगे ठीक है 2.01412 होता है। ये इसका क्या होता है, परमाणु आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान होते हैं। इसी में से आपसे पूछेगा कि प्रोटॉनों की संख्या बताइए, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, तो प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या थी। यहाँ पर किसका होता है, एक होता है। अगर यही पूछ ले न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो निकाले थे अभी, कितना आया, एक। तो ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, एक पाई जाती है। इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो ये प्रतिशत के रूप में 0.15% के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। ड्यूटेरियम प्रतिशत के रूप में कितना उपलब्धता है इसमें, तो ड्यूटेरियम में 0.150 के रूप में क्या है, उपलब्ध है। बात करें ये नाभिकीय स्थिति में क्या है, तो स्थायी होता है, मतलब यह स्थायी होती है। ड्यूटेरियम भी क्या होता है, अस्थायी होता है। जिस प्रकार से प्रोटियम भी अस्थायी था, उसी प्रकार से ड्यूटेरियम भी क्या होता है, अस्थायी होता है। बात कर लें आगे हम कि बात कर लें ड्यूटेरियम को हम लोग भारी जल भी कहते हैं। तो भारी जल का सूत्र अभी बताए थे। भारी जल का सूत्र होता है D2O होता है। क्या होता है, D2। इसको बोलते हैं डिट्रॉक्स ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। बात कर लें भारी जल का खोज किसने किया, तो अगर आपसे पूछ दे कि भारी जल का खोज किसने किया, तो भारी जल का खोज जो हुआ था, ठीक है, खोज जो किसने किया था, यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इन्होंने कब किए थे, 1932 ईस्वी में। याद रखिएगा, कोई के बुक में 1934 मिलता है, लेकिन नहीं, आपको याद रखना है कि 1932 ईस्वी में हुआ था। यूरे ने इनका खोज किए थे 1932 में, ठीक है। तो भारी जल का खोज किसने किया था, यूरे नामक वैज्ञानिक ने 1932 ईस्वी में, ठीक है, यूरे ने किया था। और इस खोज के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। बात करें आगे कि भारी जल का जो प्रयोग जो किया जाता है मंदक के रूप में, तो मंदक के रूप में कहाँ पर किया जाएगा, तो मंदक का मतलब जहाँ होता है परमाणु रिएक्टर, कह सकते हैं इसका प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या को या उसकी गति को कम करना ही होता है। तो परमाणु रिएक्टर में इसका उपयोग होता है किस रूप में, मंदक के रूप में। किसका, भारी जल का। किसका, भारी जल का। तो याद रख लीजिएगा, भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है परमाणु रिएक्टर में, ठीक है। अगला अगर बात करें, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कौन, भारी जल जो होता है स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो ये भी आपको इस पॉइंट को याद रखना होगा। अब इसका बात कर रहे हैं गलनांक। इसका गलनांक क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जम कितना पर जाता है, तो 3.8 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जमता है, ठीक है। तो भारी जल कितना पर जमेगा, 3.8 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, ये जम जाती है। तो इसका गलनांक कितना हो जाएगा, 3.8 डिग्री सेल्सियस। अगर बात कर लिया जाए इसका उच्चतम घनत्व कितना होता है, तो 11.2 डिग्री सेल्सियस। याद रखना कि गलनांक इसका 3.1 डिग्री सेल्सियस होती है और इसका उच्चतम घनत्व जो होता है, ठीक है, 11.2 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब भारी जल का, तो भारी जल का गलनांक 3.8 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम घनत्व कितना है, ठीक है, 11.2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। बात कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका अनुभार कितना होता है। तो भारी जल का जो अनुभार कितना होता है, 20 होता है। और बार बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न आया है कि अनुभार इसका कितना होता है भारी जल का, तो कितना होता है, 20 होता है। आगे बात कर लें कि साधारण जल के लगभग 700 भागों में से 1 भाग भारी जल का ही होता है। देखिए साधारण जो जल है, ठीक है, उस वाले जलों में सामान्य रूप से 7,000 भागों में से 1 भाग जो होती है किसका, भारी जल पाया जाता है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में
आते हैं। अगला बात करें कुछ पॉइंट को देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में जल से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे जल से संबंधित जो चीज़ थी उससे हम कुछ ऐसे पॉइंट को लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए जल का आयतन घनत्व अगर माना जाए तो जल का न्यूनतम या जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, न्यूनतम होता है, कम होता है, और जबकि घनत्व महत्तम होता है। मतलब आयतन जो होगा, जल का जो आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, न्यूनतम होगा, और जबकि इसका घनत्व डेंसिटी जो होगी, ठीक है, इसका डेंसिटी महत्तम होता है। तो याद ये रखिएगा पॉइंट में कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर कम होता है, मतलब न्यूनतम होता है, जबकि घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। आगे बात कर लें कि जल उबलता कितना डिग्री पर, तो जल जो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, उबलता है। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। बात करें कि जल का शुद्ध रूप क्या होता है, वर्षा का जल, ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जल का शुद्ध रूप, शुद्ध जल किसे कहा जाता है, तो वर्षा के जल का जो होता है शुद्ध जल कहा जाता है। बात करें समुद्री जल का अगर पीएच मान के बारे में, तो पीएच मान जो होता है 7.5 से 8.4 के लगभग होता है पीएच मान, ठीक है। अगर पीएच समुद्र जल का पीएच मान अगर बात करें तो 7.5 से 8.4 के आसपास होता है। कहने का मतलब यह क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय। अब बात करें कि पीएच स्केल, अगर अगला पॉइंट देखेंगे, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7, ठीक है। इसी कारण इसका जल का पीएच मान जो होता है 7 होने के कारण ये उदासीन होता है। कुछ चीज़ें जब पीएच की बात आई तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पीएच स्केल के बारे में। देखिए पीएच स्केल के बारे में अगर बात है, या पीएच क्या होता है, पीएच को हम बोलते हैं, पीएच का मतलब होता है, ठीक है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को बोला जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, या बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है, हाइड्रोजन बोला जाता है पीएच का मतलब। अगर आपसे बात कर लिया जाए कि तो पीएच क्या है, तो एक स्केल है, और ये स्केल किस रूप का है, तो पीएच स्केल जो है क्या बताता है, तो किसी भी बिलियन में, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की शक्ति को दिखाता है, या सांद्रता बोल सकते हैं, शक्ति को दिखाता है। अगर बात करें कि पीएच स्केल का जो खोज किया गया था, तो खोज किसने किए थे, सोरेनसन ने किया था। किसने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किए। कितने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और कितना ईस्वी में किए थे, 1909 ईस्वी में, याद रखिएगा, सन 1909 ईस्वी में। तो पीएच स्केल क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन भी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं, ये क्या है, स्केल, या बोल सकते हैं मापदंड। इसे क्या बोल सकते हैं, मापदंड बोल सकते हैं। क्या बोला जाता है, मापदंड कहा जाता है। ये स्केल है, और बोल सकते हैं किसी बिलियन में पीएच हाइड्रोजन आयन की शक्ति को दर्शाता है, या बोल सकते हैं कि अम्लीय एवं क्षारीय की, ठीक है, शक्ति को प्रदर्शित करता है। वो हमारा क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। बात करें कि अगर पीएच का यहाँ पर बात कर ही लिया गया है, जिक्र कर ही लिया गया है, तो ध्यान दें थोड़ा सा, ठीक है। बात करें अगर हम पीएच के बारे में, तो पीएच का जो पीएच बराबर जिसका पीएच मान 7 होगा तो उदासीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं। यही कारण है शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। शुद्ध जल जो क्या होते हैं, विद्युत का उदासीन, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। अगर पीएच मान जिसका जो होगा क्या हो जाएगा, पीएच मान 7 से जिसका क्या हो जाए, अधिक हो जाए। अगर 7 से अधिक हो जाएगा तो हमारा क्षारीय कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, क्षारीय। अगर पीएच मान 7 से अगर कम हो जाता है, क्या हो जाता है, 7 से क्या हो जाता है, 7 से कम हो जाता है, 7 से कम हो जाएगा तो क्या कहलाएगा हमारा, तो वो कहला जाएगा हमारा अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि पीएच स्केल का पीएच मान जिसका 7 होगा वो उदासीन हो जाएंगे। और शुद्ध जल का यही कारण है कि पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय कहलाएगा, और पीएच मान 7 से कम होगा, अम्लीय कहलाएगा। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ, तो 0 से लेके 14 तक जो होता है पीएच स्केल जो होती है लिखी रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि पीएच स्केल क्या है,
तो आपको यहाँ सारी चीज़ें बता दी गई। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच एक स्केल या बोल सकते हैं मापदंड है, या किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दिखलाती है। इसका खोज किया था सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में। अम्लीय एवं क्षारीय की शुद्धता को बतलाता है, या शक्ति सांद्रता को बतलाती है। पीएच स्केल 0 से कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। पीएच में जिसका मान 7 होगा उदासीन होगा, ठीक है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक क्षारीय होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम अम्लीय होगा। ये आपको याद रखना होगा। समुद्री जल का पीएच मान 7.75 से लेकर 8.4 तक होता है। जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है, जो शुद्ध एवं उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। उदासीन विलयन का पीएच मान अगर पूछे तो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का, ठीक है, ड्यूटेरियम से संबंधित प्रश्नों के बारे में। और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएं अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक लेकर। धन्यवाद।